Hello everyone, today I am going to explain about autonomy and accountability in higher education. From this video you will able to understand what is autonomy, types of autonomy, aims of autonomy, merits and demerits, accountability, meaning and characteristics of accountability, its components and types of accountability. And further और भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी क्या होती है. तो अगर इसके जाने की ये वर्ड कहाँ से आया है ऑटोनॉमी, तो यह आया है ग्रीक वर्ड ओटो, जिसका मतलब होता है सेल्फ, यानी अपने आप की हम बात करते हैं, अपने ओन की बात करते हैं. एंड इसके बाद है नोमोज. तो ओटो प्लस नोमोज से बन के बनाया है ऑटोनॉमी. नोमोज का मतलब है कस्टम या फिर कोई भी लॉ. तो ये हमें एक चीज़ अगर हम पॉलिटिकल साइंस में बोले तो हमें बताता है कि अ ग्रुप्स राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट और सेल्फ रूल, अपने आप पे रूल करना, अपना ही कोई लॉ हो, अपना ओन लॉ हो, उसी को हम ऑटोनॉमी बोलेंगे. जैसे हमारी डेमोक्रेसी को ऐसा हम बोलते हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट है, यहाँ पे सेल्फ रूल है, मतलब जनता के लिए होती है डेमोक्रेसी, जनता का ही रूल यहाँ पे होता है. तो डेमोक्रेसी का आप एग्जांपल समझ सकते हैं. अभी बात करें तो यूएनएसको ने इसके बारे में क्या बताया है. उन्होंने बोला है अबाउट इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, क्योंकि बेसिकली हम इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की यहाँ पे बात करेंगे, एजुकेशन की हम बात करेंगे. तो उन्होंने इसको डिफाइन किया है अ डिग्री ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, खुद पे ही गवर्नेंस करना, खुद को ही चेक करना, देखना, नेसेसरी फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन रिगार्डिंग देयर एकेडमिक वर्क स्टैंडर्ड्स, मैनेजमेंट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़. कि यहाँ पे क्या है कि आप अगर आपके पास इतनी पावर है, सेल्फ गवर्नेंस है कि आप डिसीजन ले सके, इंस्टीट्यूट्स जो है वो डिसीजन ले सके हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग देयर एकेडमिक वर्क स्टैंडर्ड, की एकेडमिक वर्क कैसा होना चाहिए, यहाँ का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, किस तरीके की एक्टिविटीज़ हो, ये सारी चीज़ें एक इंस्टीट्यूट डिफाइन कर सके, इसके रिगार्डिंग डिसीजंस ले सके, तो वही इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी के अंदर आएगा. तो आगे बात करें ये टाइप्स ऑफ ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन के अंदर 3 टाइप की ऑटोनॉमी होती है: अकेडमिक ऑटोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. जहाँ पे ऑटोनॉमी लगा है यानी कि यहाँ पे अकेडमिक जो चीज़ें होती हैं उनकी यहाँ पे ऑटोनॉमी होगी, उनकी गवर्नेंस होगी. एडमिनिस्ट्रेटिव में एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में फाइनेंस की एक तरीके से गवर्नेंस होगी. तो अकेडमिक ऑटोनॉमी के अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी, जैसे वहाँ पे हम डिज़ाइन कर सकते हैं अकेडमिक प्रोग्राम्स, करिकुलम को. autonomy to decide one's own procedure for selection of research fellows, adoption of choice based credit courses. अपनी ओन क्या है इसके अंदर कि इस तरह के कोर्सेज हम रख सकते हैं कि कोई भी चॉइस से उन्हें ले सकता है, ये नहीं कि कंपलसरी किसी को दे दिए गए. तो यहाँ पे एक प्रोसीजर हम डाल सकते हैं कि कोई अपनी किसी को रिसर्च करनी है एक चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो कोर्स ले सके. ऑटोनॉमी होती है यहाँ पे डिपार्टमेंट्स की. सेटिंग अप ऑफ इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस सेल्स, हम वो सेट कर सकते हैं अकेडमिक ऑटोनॉमी में. परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ टीचर्स विद एडिक्वेट वेटेज फॉर रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन क्वान्टिफिएबल पैरामीटर्स. ऑटोनॉमी टू एस्टैब्लिश लिंकेजेस फॉर अकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड. टीचर्स भी जैसे ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड में जाते हैं, तो इस तरह हम सेट कर सकते हैं कि अच्छे से एकदम फ्री एटमॉस्फेयर में रिसर्च हो सके, नई नई इनोवेशन आ सके अकेडमिक ऑटोनॉमी के थ्रू. ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन द सिलेक्शन ऑफ फैकल्टी ऑन ऑल इंडिया बेसिस, कि आपको अगर फैकल्टी को लेना है अपने अकेडमिक में तो जो भी फैकल्टी होगी उसमें ट्रांसपेरेंसी हो. ये नहीं कि आपने किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को ले सके, हम जो उस चीज़ के लिए एबल है उसको ही हम अपने फैकल्टी में ऐड करें, और ये ऑल इंडिया बेसिस पे हो, पूरी इंडिया से कहीं से भी हम सिलेक्शन ले सकते हैं. उसमें एक ट्रांसपेरेंसी है, एक ऑब्जेक्टिविटी है, किसी के कहने से नहीं, कोई किसी की एबिलिटीज़ के थ्रू हम उसको सेलेक्ट करें, तो ये अकेडमिक ऑटोनॉमी के अंदर आएगा. अब बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की ऑटोनॉमी है, एडमिनिस्ट्रेशन का रूल है. तो यहाँ पे क्या है कि हम मैनेजमेंट सिस्टम इन द यूनिवर्सिटी टू इंकरेज बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्नेंस, वो हम चेक कर सकते हैं कि कैसा मैनेजमेंट सिस्टम है. हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू हैव द ऑटोनॉमी टू, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उसके पास यहाँ पे बहुत सारी पावर्स आ जाती है, ऑटोनॉमी उसके पास हो जाती है. वो डिसाइड कर सकता है, वो डिटरमाइन कर सकता है बोथ द रैंक एंड द नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोफेसर्स एज वेल एज एसोसिएट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स, कि हाँ मुझे कितने एसोसिएट प्रोफेसर रखने हैं, कितने असिस्टेंट होने चाहिए, कितने प्रोफेसर एक परमानेंट वाले होने चाहिए, तो वो सब वो देख सकता है. आउटसोर्सिंग ऑफ नॉन अकेडमिक एक्टिविटीज़ कौन सी करानी है वो भी वो देख सकता है. अ सेंट्रल इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को चेक कर सकते हैं. अ सेंट्रल स्टेट हायर एजुकेशन ट्रिब्यूनल फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, एक इस तरीके का हायर एजुकेशन ट्रिब्यूनल होना चाहिए. नॉर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी टू बी इवॉल्व विच आर ओपन, पार्टिसिपेटिव एंड डाटा बेस्ड, ये चीज़ें वहाँ पे हो.
चार्टर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिवोल्यूशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डिफाइंड फॉर डिफरेंट लेवल विद इन द हायर एजुकेशन सिस्टम। ये सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी में आएगी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात करें कि प्रोविजन है कि हम फंड ले सके टू इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस। एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन है, अगर आप उसमें आपको कोई अच्छा काम कराना है तो प्रोविजन है कि हम फंडिंग करें, जगह जगह से फंडिंग करें। जैसे कॉलेज में फेस्ट होते हैं तो हम फंडिंग करें, कोई फेस्ट में आके कोई कंपनी अपना एडवर्टाइज करे और वो स्पॉन्सर भी करे, वहाँ पे फंड्स हमें मिल जाएं, तो ये भी प्रोविज़न होते हैं। अब बात करें कि इन ए यूनाइटेड मैनर टू इंश्योर ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ज़्यादा फ्रीडम मिल पाए। मैकेनिज्म फॉर डिसाइडिंग द फीस स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर है उसका क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, कितनी फीस होनी चाहिए, ये सब फाइनेंशियल अकाउंट ऑटोनॉमी के अंदर आती है। किन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, इनकी फीस कम होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ये यहाँ पे आया ना, स्कॉलरशिप टू मेरिटोरस एंड डिजर्विंग स्टूडेंट फ्रॉम लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा, उनके लिए। एंड अंडरटेकिंग कंसल्टेंसी असाइनमेंट एंड स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, वो हम अपनी कॉलेज में अपने इंस्टीट्यूशन में करा सके, ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के अंदर आते हैं। आई होप ये तीनों ऑटोनॉमी आप समझ गए होंगे। आगे बात करें तो एम्स ऑफ ऑटोनॉमी में क्या क्या आती है, तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं एम्स ऑफ ऑटोनॉमी की, जिसमें फर्स्ट स्टेज में हमारे होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, सेकंड स्टेज कंटिन्यू होती है और फिर थर्ड स्टेज में हम आ जाते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स में। तो फर्स्ट स्टेज में जो शॉर्ट टर्म गोल फुलफिल होते हैं वो होते हैं जैसे एजुकेशनल इनोवेशन, डिजाइनिंग करिकुलम, इनोवेट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इनोवेटिव वैल्यूएशन मेथड। तो इनोवेटिव चीज़ें यहाँ पे ऐड होती है। शॉर्ट टर्म गोल्स है कि हम ये चीज़ अच्छा कर सकते हैं, इस तरीके का करिकुलम डिज़ाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे इनोवेशन करेंगे तो और चीज़ें बेटर होंगी, रिसर्च बेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। सेकंड स्टेज में क्या है कि इसी बेस पे हम सिलेबस को अपग्रेड करते हैं, फैकल्टी स्किल्स को इन्हांस करने की कोशिश करते हैं, रिसर्च एंड सर्विस ऑफ वैल्यू टू द इंडस्ट्री एंड सोसाइटी, ये यहाँ पे ऐड हो जाता है। फिर हमारी थर्ड स्टेज आ जाती है जहाँ पे हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को देखते हैं, जैसे इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज, एक कोर्स के अंदर दूसरे सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, इंटर डिसिप्लिनरी है, सारे डिसिप्लिन्स को हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे एकदम इंटीग्रेटेड मैनर में, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है। को करिकुलर है, एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स डेवलप हो, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हम ऐड करें, नेशनल इंटरनेशनल इंटरेक्शंस हो बच्चों का, फैकल्टी का, तो ये चीज़ें हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स में आ जाती हैं। तीनों स्टेज होने के बाद हम बात करें तो इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है। अब जहाँ तक हम ऑटोनॉमी को समझ रहे हैं तो काफ़ी सारी मेरिट्स हमें इजीली देखने को मिल जा रही है। जैसे यहाँ पे फ्रीडम है फॉर इनोवेशन इन रिसर्च, क्योंकि एक तरीके से अगर मान लिया अकेडमिक ऑटोनॉमी है तो अकेडमिक के पास काफ़ी सारी पावर है, या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, ये चीज़ें फ्रीडम देती है हमें इनोवेशन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। और ये क्या है, इससे क्या है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है टीचर्स में भी और स्टूडेंट में भी। हमने बात की थी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट स्कोर भी यहाँ पे है, कि मतलब कोई चॉइस से कोई बच्चों के स्कोर आएंगे, यानी चॉइस से वो कोई सब्जेक्ट लेंगे, अपने इंटरेस्ट से वो कोई सब्जेक्ट लेंगे, उसमें पढ़ाई करेंगे, वो स्कोर आपको मिलेंगे, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। और इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन ही हमने पढ़ा कि कई सारे डिसिप्लिन को ऐड करके पढ़ना है, अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें फिजिक्स भी, मैथ्स भी, हर ये डिसिप्लिन, आर्ट भी, इनको इंटीग्रेट कर दिया। इट रिड्यूसेस रेड टैपिज्म, यानी कि ये जो आपका काम है वो एक ही जगह पे हो जाए, आपको बार बार इधर उधर ना जाना पड़े, किसी एक काम के लिए अलग अलग जगह से परमिशन ना लेनी पड़े, यानी ये बर्डनसम रूल्स कहीं ना कहीं हट गए हैं। एक्सेसिव रेगुलेशन और रिजिड कन्फर्मिटी टू फॉर्मल रूल्स, वो कहीं पे कम हो गई है, इतने रिजिड नहीं है चीज़ें। अब आप अपनी अगर एकेडमिक अकाउंटेबिलिटी के अंदर आ रही है वो चीज़ें, तो वहीं की वहीं यूनिवर्सिटी उसको देख रही है, कॉलेज उसको देख रहा है, आपको बड़े लेवल पे जाके हर एक चीज़ की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। पॉलिटिकल प्रेशर ऑन यूनिवर्सिटी डिक्रीजेज, तो कहीं पे क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास फ्रीडम है, उसके पास ऑटोनॉमी है, तो पॉलिटिकल प्रेशर भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है, क्योंकि वो अब अपनी पावर से, अपने खुद से, अपने ऑटोनॉमी की वजह से खुद से डिसीजन ले सकते हैं। अब अगर इतनी सारी मेरिट्स है तो कुछ डीमेरिट्स भी यहाँ पे रही होंगी, जैसे नॉन यूनिफॉर्मिटी इन दी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि कभी हम कुछ चेंज करें, कभी हम कुछ चेंज करें, तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी की कमी हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ मटीरियलिस्टिक कल्चर ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, तो मटीरियलिस्टिक कल्चर यानी कि बिल्डिंग आपने अच्छी बना दी, उस कल्चर पर ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बढ़ रहा है, आपको फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी मिल रही है। मिस यूज़ ऑफ ग्रांट सैंक्शन बाय गवर्नमेंट ने जो ग्रांट दी उसका भी कहीं कहीं मिस यूज़ देखने को मिलता है। सिलेक्शन नॉर्म्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी, तो फैकल्टी की जो रिक्रूटमेंट है इसमें भी कहीं ना कुछ यूनिफॉर्मिटी देखते हैं कि वो लैक होती है कहीं ना कहीं। कभी आप किसी प्रोफेसर को बुला रहे हैं, कभी आप, क्योंकि प्रिंसिपल की एकदम चॉइस हो जाती है, तो वो कभी कहाँ से कोई प्रोफेसर आ रहा है, कभी एकदम फ्रीडम वाला इन्वायरमेंट हो, तो वो यूनिफॉर्मिटी हमारी नहीं बन के चलती, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे भी डीमेरिट्स आ जाती है। ये मेरिट में भी आ जाता है और ये डीमेरिट में भी कभी कभी आ जाता है। तो आगे बात करें अकाउंटेबिलिटी आती है हमारी, इसका क्या मीनिंग है। ऑटोनॉमी हमने पढ़ा, तो अब अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो अकाउंटेबल का मतलब है
लायबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट, यानी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, यानी यह है कि आंसरेबिलिटी है, लायबिलिटी है एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ अकाउंट गिविंग, कि आपने जिस काम के लिए आपको चुना गया है उसके लिए आप अकाउंटेबल है, आंसरेबल है, आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आप उसको के बारे में बता सकते हैं मैंने ये किया है। यानी हम बोल सकते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू बी अकाउंटेबल फॉर द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी विच इज प्रोसेसेस, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव के वर्क है एडमिनिस्ट्रेशन के, उसने वो कैसे किए हैं, किस तरीके से किए है। तो एक इस तरह की एक्सरसाइज जहाँ पे हमें वो चीज़ें बतानी पड़ती है जिस काम के लिए हमें चुना गया है, हमने उस काम को किस तरीके से किया है, क्या क्या कमी रही, क्या क्या हमने अच्छा काम किया है, वो सब के लिए हम अकाउंटेबल हों, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाए अपने ओन एक्शंस की। और इट मीन्स टू होल्ड अकाउंट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समवन्स एक्शन, किसी के एक्शन की एक तरीके से होल्ड करते हैं, हम उसको अकाउंट करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, यही हमारी होती है अकाउंटेबिलिटी। तो अगर हम आई के डेवियस की बात करें, उन्होंने क्या कहा अकाउंटेबिलिटी के बारे में, तो उन्होंने कहा अकाउंटेबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म असाइन ड्यूटी टू बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, कैपेसिटी, एफर्ट्स अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव, जो उसके एग्जीक्यूटिव उसको डायरेक्शन देते हैं उसके हिसाब से, जब वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से, कैपेसिटी से और उसमें एफर्ट डाल के कोई वर्क करता है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाता है अपनी असाइन ड्यूटीज़ के लिए, वो ही अकाउंटेबिलिटी होती है। जैसे अगर कोई HOS है स्कूल के अंदर, तो जो भी उसके काम है अगर उसको अपनी फुल एबिलिटी से करता है, पूरी कैपेसिटी से, पूरे एफर्ट उसमें डालता है, तो वो उसकी अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आप कैसे मैनेज करते हो चीज़ों को। इट इन्हांसेस अपग्रेड द प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, जितने अच्छे से आप मैनेज करेंगे, आपका मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा, वही ज़्यादा आपके जो भी इंस्टीट्यूशन है उसकी प्रोडक्टिविटी को, उसकी इफिशियंसी को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा, इन्हांस करेगा, अपग्रेड करेगा। तो आगे बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। तो अकाउंटिंग वंस परफॉर्मेंस, किसी की परफॉर्मेंस को हम अकाउंट करते हैं। जैसे जो HOS है वो बता देता है किसी की टीचर ने क्या वर्क किया है, उसकी अकाउंटेबिलिटी उसके पास होती है, बच्चों की भी उन्होंने क्या किया है, तो वो सारी चीज़ें HOS पे ऊपर आ जाती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी में आ जाती है। और रिव्यू करते हैं हम फुलफिलिंग ऑफ ड्यूटीज़ को, कि हमने फुलफिल किया है नहीं। परफॉर्मिंग जो टास्क होते हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, किस तरीके से उन्हें परफॉर्म किया गया है, वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस की बात होती है, इन्वॉल्वमेंट की, कमिटमेंट, डिवोशन की, एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी की, ओबेइंग इंस्ट्रक्शंस। इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन लेवल पे ही अकाउंटेबिलिटी होती है, कुछ हमारी अपनी होती है, कुछ इंस्टीट्यूशन ने जो हमें वर्क दिया है वो हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है। आंसरेबिलिटी, मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है अकाउंटेबिलिटी की। तो कंपोनेंट्स की बात करें तो परफॉर्मिंग ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिंसियरली एंड ऑनेस्टी। अगर हम सिंसियरली ऑनेस्टी से काम करेंगे तो वो हमारी अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे अच्छी होती है, ऑब्वियसली हम अकाउंटेबल होते हैं, इसका मतलब उस काम के लिए, ये चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है। कमिटमेंट होती है, इसमें हम अपने प्रोफेशन को लेके, अपनी जॉब को लेके जो कमिटमेंट लेके चलते हैं उन्हें हम निभाते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करते हैं विद फुल डेडिकेशन एंड डिवोशन। अपनी परफॉर्मेंस को, जैसे रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और टीचर, वो रिव्यूज़ के अंदर होते हैं। इन्वॉल्वमेंट इन देयर वर्क्स एंड ड्यूटीज़, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड प्रोफेशन इन जॉब, वो चीज़ें डेवलप होती है, क्योंकि जब हम सिंसियरली ऑनेस्टी से काम करते हैं तो वो चीज़ें अपने आप डेवलप होती है। इंटरेस्ट, बिलीफ, इंथुजियाज्म इन रोल्स एंड ड्यूटीज़, ये अकाउंटेबिलिटी में आते हैं। क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेशन और वर्क, प्रोफेशन ऑफ वर्क, ये अकाउंटेबिलिटी में आते हैं। प्रॉपर एक्सरसाइजिंग ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी, ये सब अकाउंटेबिलिटी के ही कंपोनेंट्स होते हैं। ये जब लगभग आपको सिमिलर भी लिखेंगे लगेंगे कहीं ना कहीं। तो अब बात करें अकाउंटेबिलिटी के टाइप्स की, तो हायर एजुकेशन में अकाउंटेबिलिटी को कुछ 4 टाइप में डिवाइड किया है, जिसमें एक है इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबिलिटी, हेड्स अकाउंटेबिलिटी, थर्ड वन इज टीचर्स अकाउंटेबिलिटी, फोर्थ वन इज स्टूडेंट्स अकाउंटेबिलिटी। तो ये अलग अलग अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है इसको हम देखें तो इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के अंदर हमारी आती है, जैसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है तो वो भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबल है। अब कौन कौन से फैक्टर है जिनसे वो अकाउंटेबल है, जैसे कीपिंग अ चेक ऑन द नंबर ऑफ एडमिशन, अलग अलग कोर्सेज में कितने स्टूडेंट है, कितनों का एडमिशन्स हुआ है, और जो एडमिशन हुए हैं वे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट अलाउड टू बी एडमिटेड फॉर दैट स्पेसिफिक कोर्स, उसी के अकॉर्डिंग हुए हैं या नहीं हुए हैं, कहाँ कहाँ क्या कमी है, किस काम को किस तरीके से किया जा रहा है, ये सब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी में आता है। और ये भी है कि वो इंश्योर करे एजुकेशनल एलिजिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट कोर्सेज। अगर कोई एज क्राइटेरिया है, कोई मार्क्स क्राइटेरिया है कि हाँ 90% से कम का एडमिशन नहीं हो सकता, तो वो देखे कि हाँ अगर बच्चे के इतने मार्क्स है तभी वो एडमिशन, किसी के कम है तब उसका एडमिशन ना हो जाए, किस कैटेगरी के कितने बच्चों को लेना है,
कहाँ कहाँ रिजर्वेशन देना है, वो सारी चीज़ें देख के चले। तो ये डिफाइन करती है हमारी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी को, और ये इंश्योर करना भी इंस्टीट्यूशन की अकाउंटेबिलिटी है। चेक ऑन फीस स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्सेज ऑफर्ड बाय ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। फीस स्ट्रक्चर को भी देखना, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ने डिफाइन किया क्या वही फीस ली जा रही है या एक्स्ट्रा कोई चार्जेस लगाए जा रहे हैं या कम, या जो भी हो रहा है वो सब चेक करना है इंस्टीट्यूशन की अकाउंटेबिलिटी। प्रोवाइड ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल ऑफ ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द रूल प्रिस्क्राइब बाय यूजीसी एंड हायर अथॉरिटी। यूजीसी हायर अथॉरिटी क्या है, गाइडलाइंस डालती है, निकालती है या रूल्स बनाती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चले, यूनिवर्सिटी उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें चलाए, वो फीस स्ट्रक्चर हो या फिर कोई और भी चीज़ें हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, सारी चीज़ें देखी जाए। जैसे स्कूल में स्पेशल बच्चों के लिए अलग से बिल्डिंग में चेंजेस किए जाते हैं, रैम्प बनाए जाते हैं, तो वो सब ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये भी इंस्टीट्यूशन की ही अकाउंटेबिलिटी होती है। अब जैसे आगे बात करें तो ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल डिटेल टू द हायर अथॉरिटीज अकॉर्डिंग टू द सेट फाइनेंशियल ग्रांट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जो फंड्स आते हैं उनका भी अच्छे से यूटिलाइजेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, जो ऑडिट्स आर कंडक्टेड इवन इन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन टू कीप ए चेक ऑन द फाइनेंशियल गेन एंड यूटिलाइज। ऑडिट्स भी कंडक्ट किए जाते हैं ताकि हम पूरा चेक कर सकें फाइनेंशियल गेन हमारा क्या रहा, कितना हमने यूटिलाइज किया, कहाँ कहाँ पर वो पैसा जो है वो लगा, ये सारी चीज़ें आती है हमारी इंस्टीट्यूशन के अकाउंटेबिलिटी में। अब बात करें जो हेड होता है इंस्टीट्यूशन का, उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, तो ये भी हेड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हेड ही हमने बोला है, यानी कि सारी जो भी अंडर एक्टिविटीज़ होंगी वो सब उसके लिए अकाउंटेबल होंगी, जैसे कि एवरीथिंग इन द कैंपस, द प्लान, द स्टाफ, द करिकुलम, मैथड, टेक्निक ऑफ टीचिंग, को करिकुलर एक्टिविटीज़, ह्यूमन रिलेशनशिप बियर रिफ्लेक्ट्स हिज लीडरशिप, उसकी अकाउंटेबिलिटी, सारी चीज़ों को ये रिफ्लेक्ट करता है। एक तरीके से बोले तो वो जो हेड होता है वो ड्राइवर या एज अ गाइड होता है पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए। अगर पूरा इंस्टीट्यूशन एक गाड़ी है तो गाड़ी को कैसे चलाना है वो एक या तो गाइड ही बता सकता है या एक ड्राइवर ही, तो वो ही होता है उन इंस्टीट्यूशन का हेड। इंस्टीट्यूट बिकम ग्रेट नॉट बिकॉज ऑफ मैग्निफिशेंट बिल्डिंग बट बिकॉज ऑफ मैग्निफिशेंट हेड्स। इंस्टीट्यूशन कभी भी कोई अच्छी बिल्डिंग से नहीं बनता है, एक अच्छे हेड से, एक अच्छे लीडर से बनता है, तो आप जानते ही हैं। ही मस्ट डील विद वेरियस पर्सन अथॉरिटीज सच एज स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर, स्टाफ, ऑफिस स्टाफ, मैग्निफिशेंट अथॉरिटीज़। तो बहुत लोगों से उसे मिलना पड़ता है, डीलिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे इश्यूज उसके सामने आते हैं जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक हेड को ही उठानी है। द हेड हैज़ वेरियस ड्यूटी, रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमने अभी बात की। ऑन सर्टेन ओकेजन पे HOS डेलीगेट्स हिज अथॉरिटी टू सीनियर टीचर इन एक्सरसाइज इन। तो कभी कभी क्या है, HOS जो है वो सीनियर टीचर्स को भी कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी अथॉरिटी दे देते हैं एज एक्सरसाइज के लिए, देखने के लिए स्कूल कैसे वर्क करता है। कंट्रोलिंग द प्रोग्राम एंड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज़ें आती है हेड्स की अकाउंटेबिलिटी में, ये सब हेड को देखना पड़ता है। अब टीचर की अकाउंटेबिलिटी बात करें तो इसके 2 टाइप है, एक लीगल अकाउंटेबिलिटी है, एक मोरल अकाउंटेबिलिटी है। लीगल अकाउंटेबिलिटी है कि वो खुद से कितना रिस्पॉन्सिबल है टू वंस एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ फुलफिलिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। सर्विस की जो भी टर्म्स कंडीशंस होती है, हर एक सर्विस की होती है कि आपको पूरे डिवोशन से काम करना है, इस तरीके से काम करना है, ये करना है, वो करना है, ये सब कुछ को वो फिलफिल करता है, तो उसकी लीगल अकाउंटेबिलिटी हुई कि लीगली उसको ये काम करने हैं अगर वो सर्विस में है। मोरल अकाउंटेबिलिटी क्या है कि टीचर की खुद की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपने स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए, एजेंसी के लिए, सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए और अपने आप के लिए, वो सब हमारी आएगी मोरल अकाउंटेबिलिटी में। इसको और अच्छे से समझे तो टीचर जो है वो अकाउंटेबल होते हैं टू स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के लिए एंड अथॉरिटीज़ के लिए, जिस अथॉरिटी में वो काम करते हैं। तो ये किस तरीके से होता है, जैसे पहला हमारा टीचिंग है। टीचिंग जो है वो अकाउंटेबल होती है टू स्टूडेंट फॉर गिविंग गाइडेंस, कंप्लीट टीचिंग प्रोग्राम, असाइनमेंट, टेस्ट, नेम्स ऑफ टेक्स्ट बुक प्रेस्क्राइब फॉर डिफरेंट कोर्सेज की टीचर ने अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या किया, क्या उन्हें गाइडेंस दी है, जो टीचिंग प्रोग्राम है उसको टाइम पे कंप्लीट कराया है, असाइनमेंट दी है, टेस्ट कंडक्ट कराए हैं, टेक्स्ट बुक जो दी हुई है उसके हिसाब से पढ़ाया है, या जो भी कराया वो सब टीचिंग जो भी कराई है उसने, उसके लिए वो अकाउंटेबल है। इवैल्यूएशन की बात करें तो टीचर्स को जो है वो स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव, फेयर, कंटिन्यूस और कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन करना है, और एक ट्रांसपेरेंट ग्रेडिंग सिस्टम में ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, तभी वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। जब हम उसको फेयरली इवैल्यूएशन उसका करेंगे तो उसके लिए भी टीचर अकाउंटेबल है। कहीं ना कहीं चीज़ों में मिस्टेक होगी तो वो भी टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स की डिफ़िकल्टी की बात करें तो टीचर्स को ये भी माना जाता है कि वो जब भी किसी स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी आती है तो टीचर की अकाउंटेबिलिटी है कि वो उसको डिस्कस करे या रिमूव करे, उसकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करे। जो भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है वो कैसी भी हो सकती है, सबके लिए टीचर अकाउंटेबल है। इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन की बात करें तो इंस्टीट्यूशन की क्या रेपुटेशन है, क्या वहाँ पे अच्छी टीचिंग होती है,
या उसकी जो भी रेपुटेशन है वो अगर अच्छी है, तो उन सबको मेंटेन कौन करता है? उस सबको मेंटेन करने के लिए भी टीचर कहीं ना कहीं अकाउंटेबल होता है, क्योंकि जब वो अपना वर्क अच्छे से करेगा, टीचिंग अच्छे से करेगा, गुड रेपो बनाएगा स्टूडेंट्स के साथ, सबके साथ, तो वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन में अपना योगदान देता है, एक अच्छी रेपुटेशन को बनाता है। अपार्ट फ्रॉम दीज, एक टीचर के और भी ट्रेट्स होते हैं टू बिकम मोर अकाउंटेबल, और अकाउंटेबल बनाने के लिए, जैसे नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, टीचर को पता हो स्टूडेंट्स के एबिलिटीज़ का, एप्टीट्यूड का, इंटरेस्ट का, अचीवमेंट्स का, एम, एम्बिशन, एस्पिरेशन और वीकनेसेस के बारे में हर एक स्टूडेंट की उसे पता हो, उस हिसाब से अपनी वो पेडागोजी डिज़ाइन करे, उस हिसाब से वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख के क्लास में पढ़ाए, बच्चों के प्रति अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाए। इमोशनल अटैचमेंट की बात करें तो टीचर को क्या माना जाता है कि वो इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली अटैच हो अपने स्टूडेंट्स से। इट मीन्स दैट ही शुड हैव इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल टाई विद द स्टूडेंट, स्टूडेंट से इमोशनली और साइकोलॉजिकल वो अटैच हो। ये नहीं कि सिर्फ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसने कराया, वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को, उनकी जो भी दिक्कत है उनको समझे और सिंपैथी ना दिखाए, एम्पैथी दिखाए। ये चीज़ें स्टूडेंट से एक्सपेक्ट की जाती है, टीचर से एक्सपेक्ट की जाती है। गाइड की बात करें तो वो एजुकेशनल, वोकेशनल या साइकोलॉजिकल हर तरह की गाइडेंस दे अपने स्टूडेंट्स को, इसके लिए भी एक टीचर अकाउंटेबल होता है। अब बात करें प्रायोरिटी टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टीचर के पास बहुत सारे काम होते हैं, बट हमेशा उसे प्रायोरिटी देनी है अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट को और डेवलपमेंट को। टीचर मस्ट डेवलप हिज प्रोफेशनल एथिक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग हिज अकाउंटेबिलिटी। प्रोफेशनल जो एथिक्स है, जो मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, जो कोड ऑफ कंडक्ट उसके है, उसे वो फॉलो करे, चाहे कुछ भी उसके पास काम है, लेकिन सबसे पहले उसे अपनी प्रायोरिटी अपने प्रोफेशन को देनी है। ये भी अकाउंटेबिलिटी में आता है टीचर की, ये तो हर किसी की अकाउंटेबिलिटी में होना चाहिए। अब बात करें स्टूडेंट्स अकाउंटेबिलिटी की, तो स्टूडेंट भी अकाउंटेबल होते हैं। जैसे सेल्फ स्टडी, अगर कभी कभी कुछ पोर्शन रह जाता है सिलेबस का, टीचर को बहुत ज़्यादा काम होता है या आपकी छुट्टियां ज़्यादा होती है, क्लासेस पूरी नहीं होती, तो उस केस में स्टूडेंट अकाउंटेबल हो कि वो सेल्फ स्टडी करके जो लेफ्ट पोर्शन है सिलेबस का उसको कंप्लीट करे खुद से। असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो स्टूडेंट भी अकाउंटेबल होते हैं कि वो टाइम पे सबमिट करे असाइनमेंट को, प्रोजेक्ट्स को, असाइनमेंट्स, होमवर्क जो है उनको रेगुलरली चेक कराए अपने टीचर से, अपनी जो मिस्टेक्स है उसको फाइंड आउट करे, उस पर वर्क करे। ये सब स्टूडेंट्स की अकाउंटेबिलिटी में आता है। ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन की बात करें तो स्टूडेंट अकाउंटेबल होते हैं फॉर इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ टीचिंग बाय द टीचर एंड फॉर मेकिंग सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द कोर्स। अगर कहीं भी उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है टीचिंग में या जो इवैल्यूएशन में कमी है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को उसके लिए भी अकाउंटेबल है कि वो आए, बताए, सजेशंस दे, कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं कोर्स में या और भी चीज़ें, उन सब के लिए भी स्टूडेंट अकाउंटेबल होता है। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस चाहिए बीएड कोर्स से रिलेटेड, हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स की वीडियो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।